हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि कल आप लोग केमिस्ट्री की क्लास में एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़े थे, ठीक उसी तरीके से आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 हेरिडिटी पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग कहते हैं ना कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। सेम वही चैप्टर है ये, जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमा फिरा के आ सकता है। ठीक है, और इस चैप्टर के लिए हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर 26 से 28 नंबर या 30 नंबर के बीच में बायो आता है तो मे बी 7 से 8 नंबर इसी चैप्टर से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा कि अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले जेनेटिक्स वर्ड क्या होता है, जेनेटिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। हेरिडिटी का मतलब इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस का मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसको हमने कहा हेरिडिटी, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरा शब्द था वेरिएशन, और वेरिएशन का मतलब क्या होता है, विभिन्नता कहते हैं। और जेनेटिक लेवल पे ये दो तरीके का है कि एक को कहा हमने सोमैटिक वेरिएशन और दूसरे को हमने कहा जर्म प्लाज्म वेरिएशन। अगर सोमैटिक वेरिएशन की बात करें बेटा, तो सोमैटिक वेरिएशन कभी भी अगले जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग वही जर्म प्लाज्म वेरिएशन की बात करें तो वो अगले जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग जेनेटिक वेरिएशन भी कहते हैं। जैसे अगर किसी पेरेंट्स की हम बात करें, उसमें मदर या फादर का हेयर कर्ली है, तो हो सकता है कि उसके बच्चे का भी जो हेयर हो कर्ली हो। आई कलर, हेयर का जो क्या नाम है स्टाइल है वो सब, या फिर इसको कहते हैं विडोज पिक। ये देख रहे हो यहाँ पे वी शेप होता है ऐसे सिर पे, ये होता है विडोज पिक। ये भी हो सकता है कि अगली जनरेशन में उस बच्चे के वो विडोज पिक हो, क्योंकि वो जेनेटिक चेंज है। ठीक है, वो जेनेटिक कैरेक्टर है जो अगली जनरेशन में ट्रांसफर होगा। लेकिन जो कैरेक्टर अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई वेरिएशन की। फिर बात आई कि ये जेनेटिक्स वर्ड जो है, इतना बड़ा वर्ड है जेनेटिक्स। अब ये जेनेटिक्स का शब्द दिया किसने, तो दिया था डब्ल्यू बेटसन ने, जिसको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरा ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ये दो वो नाम है जो जेनेटिक्स के फील्ड में एक चेंज लेके आए। अगर हम लोग बात करें बेटा, ध्यान देना कि ग्रेगर जॉन मेंडल, डब्ल्यू बेटसन, टीएच मॉर्गन, आर्किमेडेस गैरॉड, ये सब साइंटिस्टों के नाम। और भी साइंटिस्ट हैं, सटन एंड बोवेरी, मैसेल्सन और स्टाहल, वो सब क्लास 12 के लेवल पे है और उसके हाई लेवल पे है। अभी आप जानोगे कम से कम ये 4 नाम तो बेटा जानना जरूरी है, इसलिए कि आप ये जानोगे कि जेनेटिक्स है क्या, तो उसके लिए 4 नाम जानना पड़ेगा। पहला नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका जन्म हुआ था जुलाई 1822, मतलब जुलाई 1822 में, और उनका डेथ हुआ था 1884 में। लेकिन इन्होंने इतने साल में भी वो 7 साल की जो स्टडी दी ना बेटा पाइजम सेटाइवम पे, जिसको तुम गार्डन पी कहते हो, वो बहुत बड़ा चेंज लेके आए जेनेटिक लेवल पे। ठीक है, दूसरा डब्ल्यू बेटसन, जिसको तुम मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर कहते हो, जिसने जेनेटिक्स शब्द दिया 1905 में। तीसरा नाम आता है टीएच मॉर्गन, इनका नाम जितनी बार लो उतना कम है, क्योंकि इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। और चौथा है आर्किमेडेस गैरॉड, जिसको हम लोग फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने ही बताया था कि हम ह्यूमन जेनेटिक्स की, यानी ह्यूमन की स्टडी जेनेटिक लेवल पे अगर करने जाएं तो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी। हाँ, मानते तो हैं कि वेराइटीज तो भाई ह्यूमन के पास ही है, हेयर कलर हमारे पास है, स्किन कलर हमारे पास है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन उन बहुत सारी चीजों में ही ये आर्किमेडेस गैरॉड ने बताया कि अगर आपको स्टडी करना है तो ह्यूमन पे आप स्टडी मत करो, क्योंकि वो एक तो लाइफ स्पैन कोई 70 साल जिएगा, और जो काम कर रहा है, जो उस पर स्टडी कर रहा है, वो भी तो इंसान है। हो सकता है उसका एज 50 साल हो सकता है कि जब तक वो उसकी अगली जनरेशन स्टडी करने की बारी आए तो वो खुद ही न रहे। ठीक है, तो टीएच मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने स्टडी किया था फ्रूट फ्लाई पे। किस पे स्टडी किया था बेटा, फ्रूट फ्लाई पे स्टडी किया था, जिसका साइंटिफिक नेम होता है बेटा ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ये साइंटिफिक स्टडी उसने
फ्रूट फ्लाई पे किया, और इसलिए इसको माना गया एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर, क्योंकि पहला कारण इसका लाइफ स्पैन था, जिसको आप फ्यू डेज, फ्यू वीक्स या 14 डेज भी कह सकते हो। बहुत ज्यादा होता था तो 2 वीक होता था, 14 दिन होता था, उससे ज्यादा लाइफ स्पैन होता नहीं था। अब बात आई इसके अलावा कि ये जो पूरी स्टडी है बेटा, ये पूरी स्टडी एक चीज पे आकर रुक गई, और वो चीज क्या थी? वो था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो मेंडल का था। लेकिन उस तक आने से पहले हम ये जान ले मेंडल की कहानी क्या थी। जो उसने 7 साल स्टडी किया बेटा, 1857 से 63 तक स्टडी किया पाइजम सेटाइवम पे, और 1884 में तो मर गया वो। चीजें बहुत ज्यादा पब्लिश हो नहीं पाई, लोगों को उतना पता चला नहीं कि ये आखिर में इनहेरिटेंस क्या है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। तब 16 साल बाद, 16 इयर्स, 16 साल के बाद 3 साइंटिस्ट आए। एक का नाम था ह्यूगो डी वेरिज, एक का नाम था कार्ल कोरेंस। क्या नाम था? कार्ल कोरेंस। और एक का नाम था सेरेमेक, ठीक है, जिसको हम लोग टी से साइलेंट कहते हैं, टी साइलेंट है, या सेरेमेक लिखते हैं, सेरेमेक पढ़ते हैं। इन 3 साइंटिस्टों ने 1900 में दोबारा इसके लॉज को, किसके लॉज को? मेंडल के लॉज को, मेंडल के लॉज को रीपब्लिश किया, और रीपब्लिश करने के बाद फेमस हुए। ह्यूगो डी वेरिस को तो हम लोग ये भी मानते हैं कि ये म्यूटेशन के फादर है, मतलब इनको मानते हैं कि इन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया, मतलब सडन चेंज इन द जीनोटाइप, यानी जीन में अगर कोई चेंज होता है तो उसी को म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन जो अल्टर होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे, उतना डीप नहीं है 10th में, फिर भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये चीजें थी 16 साल बाद जब इन्होंने स्टडी किया, स्पेशली कार्ल कोरेंस की स्टडी, जो कि मेंडल का जो लॉ था, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बारे में उसने स्टडी किया और 3 लॉज दिए थे। कितना लॉ दिया था बेटा? 3 लॉ दिया था। पहला जो लॉ था वो था बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या था पहला? लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो दूसरा था बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा जो था बेटा वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये 3 लॉज थे जिसको इसने रीपब्लिश किया और फेमस हुए। और मेंडल का भी नाम भाई आया बीच में, भाई मेंडल ही दिया था ये एक्सपेरिमेंट, तो उनका भी नाम आया। अब कुछ टॉपिक्स है, जैसे पहला टर्म है जीन। जीन किसे कहते हैं? अलील्स किसे कहते हैं? ठीक है, जीन्स क्या है? हेरिडेटरी यूनिट है, एक छोटी सी बेसिक यूनिट जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाती है। क्यों? क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन है कि उस लड़के का हेयर कलर क्या होना चाहिए, उसके पास इंफॉर्मेशन है कि उस बच्चे का बॉडी कलर क्या होना चाहिए, उसके पास इंफॉर्मेशन है कि उस बच्चे का आई कलर क्या होना चाहिए। ये सब चीजें जीन लेके जाता है। और जीन का ही अल्टरनेटिव फॉर्म एलील्स कहलाता है, जो मोस्टली उन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है जो कैरेक्टर विजिबल। ठीक है, अब बात आई बेटा, ध्यान सुनना। इसके अलावा एक वर्ड आता है होमोजाइगस। क्या वर्ड आता है? होमोजाइगस। पहला एक बात याद रखना, जीन हो या एलील हो हमेशा पेयर में होंगे। ठीक है, होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है, और उसके अलावा डोमिनेंट जीन या एलील्स क्या होते हैं, और रिसेसिव जीन या एलील्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले ये 5 शब्द को समझ लो। डोमिनेंट जीन क्या होते हैं या डोमिनेंट एलील्स क्या होते हैं? वो एलील जो अपने प्रेजेंस में भी, अपने जैसे पेयर के प्रेजेंस में भी अपना ही कैरेक्टर शो करे,
और अपने से डिफरेंट के प्रेजेंस में भी अपना ही कैरेक्टर शो करें। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग डोमिनेंट। जैसे हमने क्या कहा, जीन हमेशा पेयर में होते हैं, तो अगर हमने कहा कोई प्लांट टॉल है और कोई प्लांट ड्वार्फ है, ठीक है, अगर प्लांट टॉल है और उसको हमने कहा कि डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो हम दिखाएंगे कैपिटल टी से, और ड्वार्फ है तो इसी का ना उल्टा कैरेक्टर है तो इसको दिखाएंगे स्मॉल टी से। ठीक है, अब एक बात बताओ, कैपिटल टी ये है डोमिनेंट, ठीक है, ये क्या है डोमिनेंट, और ये क्या है रिसेसिव। अभी मैंने बोला कि जो डोमिनेंट होते हैं वो अपने प्रेजेंस में भी और अल्टरनेटिव एलील के प्रेजेंस में भी अपना ही कैरेक्टर शो करेंगे। मतलब कैपिटल टी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होगा, क्योंकि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेटिंग एलील है। ठीक है, लेकिन जो रिसेसिव होते हैं वो केवल आइडेंटिकल के प्रेजेंस में ही अपना कैरेक्टर शो करेंगे, कभी भी अल्टरनेटिव के प्रेजेंस में अपना कैरेक्टर शो नहीं करेंगे। इसका मतलब डोमिनेंट एलील शोज इट्स ओन कैरेक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एज वेल एज अल्टरनेटिव एलील्स, बट इन केस ऑफ रिसेसिव इट शोज इट्स ओन कैरेक्टर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल। समझ में आ गया? अब बात को समझो। अब बात यह है बेटा कि ये होमोजाइगस क्या होता है और हेटेरोजाइगस। होमो मतलब क्या है, सिमिलर, एक जैसा। तो एक बात बता, कैपिटल टी एक जैसा नहीं है, एकदम है। स्मॉल टी एक जैसा नहीं है, एकदम है। ये होमोजाइगस है भाई, कैपिटल टी होमोजाइगस, स्मॉल टी होमोजाइगस। लेकिन अगर दोनों का मिक्सचर आ गया, एक ट्रांसजेंडर की बात कर लो, मान लो ये मेल है, ये फीमेल, और वो कौन है, ट्रांसजेंडर है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हो गया हेटेरोजाइगस। हेटेरो मतलब क्या, अदर। हेटेरो मतलब क्या, अदर। तो अदर आ गया ना इसके बीच में, और अदर आ गया तो क्या हुआ, इसको कहेंगे हम लोग हेटेरोजाइगस। क्या कहेंगे इसको, हेटेरोजाइगस। तो डोमिनेंट का डेफिनेशन क्लियर है, रिसेसिव का क्लियर है, होमोजाइगस क्लियर है, हेटेरोजाइगस क्लियर है, एलील्स क्लियर है, जीन्स क्लियर है। कोई दिक्कत है यहां तक? अब एक शब्द आता है बेटा जिसका नाम है फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, ये दो शब्द, इस दो शब्द को समझना सबसे जरूरी। फिनोटाइप का मतलब जब आप क्रॉस करोगे, कुछ कैरेक्टर्स आएंगे, कुछ चीजें दिखाई देंगी आपको, एलिल्स का पेयर दिखाई देगा, और उस एलिल्स के पेयर की वजह से आपको कुछ फिजिकल अपीयरेंस पता चलेगा कि ये पेड़ लंबा है, ये पेड़ छोटा है। उन कैरेक्टर को आप देख के बताओगे कि इसका रेशियो क्या होगा, वही फिनोटाइप है। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं मेंडल के ही लॉ का, जिसका नाम है, सबसे पहले हम उसी को बताते हैं, ध्यान से सुनना। मेंडल का पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस में सबसे पहले, जैसे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मैंने पहले वाले क्लास में पढ़ाया है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आप लोग पहले क्लास में पढ़े हो, और उस 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में आपने पढ़ा था हाइट ऑफ द प्लांट। क्या पढ़ा था, हाइट ऑफ द प्लांट। अब हाइट ऑफ प्लांट में दो केस थे, एक था बेटा टॉल और दूसरा था ड्वार्फ। दूसरा क्या था, ड्वार्फ। दो कैरेक्टर थे ना। अब अगर हम टॉल को डोमिनेंट माने तो कैपिटल टी, और अगर ड्वार्फ को हम स्मॉल माने यानी रेसेसिव माने तो स्मॉल टी। हमने इसका क्रॉस कर दिया। क्या कर दिया, ये है पेरेंट जेनरेशन। कौन है ये, पेरेंट जेनरेशन। अब पेरेंट जेनरेशन का हमने क्रॉस किया, चूंकि कैरेक्टर एक ही है, हाइट ऑफ द प्लांट। कितना कैरेक्टर बेटा, हाइट ऑफ द प्लांट केवल एक ही कैरेक्टर है, इसको हमने कह दिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहा इसको, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि इसमें केवल एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच क्रॉस हो रहा है, जिसका नाम है हाइट ऑफ द प्लांट। ठीक है, एक कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, टॉल हो चाहे डॉर्फ हो, है तो हाइट ही, तो एक ही कैरेक्टर है, लेकिन इस एक कैरेक्टर के अंदर दो कॉन्ट्रास्ट हैं, एक है टॉल, एक है डॉर्फ, और जब एक कॉन्ट्रास्ट के बीच क्रॉस कराओगे बेटा तो उसको कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जो कि मेंडल के दो लॉ में फॉलो होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। ठीक है, अब देखो कैपिटल टी अलग कर दीजिए, क्योंकि गैमेट बनाओगे तो हैप्लॉइड होगा, और इस हैप्लॉइड का क्रॉस आप इससे कर दो, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा,
और इसका क्रॉस इससे कर दो, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ठीक है, इसका क्रॉस इससे कर दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसका इससे कर दो, कैपिटल टी स्मॉल टी। जैसा कि तुमको दिख रहा है ये आई पहली जनरेशन, जिसको तुमने क्या कहा, F1 जनरेशन कहा। क्या कहा, F1 जनरेशन। और ये F1 जनरेशन जो है इसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं, जिसमें आपको 4 प्लांट दिखेंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि जो डोमिनेंट एलील होते हैं वो अपने प्रेजेंस में भी अपना कैरेक्टर शो करेंगे और दूसरे के प्रेजेंस में भी अपना ही कैरेक्टर शो करेंगे। मतलब ये F1 जनरेशन के चारों प्लांट दिखने में टॉल होंगे। कैसे होंगे, टॉल होंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर हम इसका सेल्फ क्रॉस कर दें, क्या कर दें, सेल्फ क्रॉस कर दें, किसका, F1 जनरेशन। सब एक जैसा नहीं है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी। हमने क्या किया, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग। यहां फॉलो होता है मेंडल का दूसरा नियम, जिसको आप कह सकते हो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कौन सा लॉ फॉलो होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं बेटा पृथक्करण। क्या कहते हैं, पृथक्करण, अलग होने का नियम। क्या कहते हैं इसको, अलग होने का नियम। अब एक बात बताओ, इस कैपिटल टी के साथ जब तक स्मॉल टी रहेगा, हाई कैपिटल टी लखेरवा है, दरबजवा है, अब इसके साथ ही सीधा साधा लड़का रह रहा, क्या करेगा, कैरेक्टर्स का नहीं शो हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये अपने संज्ञान में उसको रखा, जब तक उसके संज्ञान में रहेगा अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा। और जब अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा तो कहेगा ना, एक काम करो भाई, तुमसे मेरी बन नहीं रही है, तुम चले जाओ, तुम जाओगे तो मैं निखरूंगा। और ये वही केस है जिसको तुम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसीलिए इसका एक नया नाम दिया गया, प्योरिटी ऑफ गैमिट। क्या कहा गया, प्योरिटी ऑफ गैमिट कहा गया। और प्योरिटी ऑफ गैमिट में ये अपना इंडिविजुअल कैरेक्टर शो कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, हाई इससे क्रॉस करेगा, कैपिटल टी बना, ये इससे भी क्रॉस करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बना, हाई इससे भी क्रॉस करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बना, और ये इससे भी क्रॉस करेगा, स्मॉल टी बना। एक बात बताओ, अलग हुआ तो अपना भी कैरेक्टर लेके आया ना। इसका मतलब ये कैसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा, और ये कैसा दिखेगा, ये तीनों अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखने में टॉल होंगे। और ये ड्वार्फ होगा, कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। तो दिखने में ये तीनों टॉल हैं, तो फिनोटाइप 3:1 आएगा, क्योंकि 3 लंबे हैं और एक बौना है। इसको कहते हैं फिनोटाइप। क्या कहते हैं इसको, फिनोटाइप रेशियो 3:1 या 3:1। और 3 क्यों हमने लिखा, क्योंकि 3 लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग टॉल दिख रहे हैं। और दूसरा चीज, अगर हम इसी का जीनोटाइप निकाले, क्या निकाले, जीनोटाइप, तो कुछ मत करना, 10th के लेवल पे हो ना, तो एक काम करना, लेटरवा दिख रहा है, एक एक लेटर देखो ना, खाली कैपिटल टी से एक गुना है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 गुना ना, स्मॉल टी वाला 1 है। इसका मतलब 1:2:1 ये आ गया बेटा जीनोटाइप, जो जीन के लेवल पे है। क्योंकि कैपिटल टी एक जीन है या एलील है, स्मॉल टी एक जीन है या एलील है, इस वजह से हमने इसको 1:2:1 के नाम से जाना। समझ गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि इसमें डोमिनेटिंग एलील बार बार, चाहे उसी के जैसा चाहे अल्टरनेटिव, दोनों में से कोई आ रहा है, अपना ही कैरेक्टर शो कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि अगर हम अलग हो जाएं तो कभी ना कभी तो हम अपना कैरेक्टर शो कर ही लेंगे, क्योंकि तुम्हारी संगत से दूर हो जाएंगे। ठीक है, प्यार करेंगे लेकिन दूर रहेंगे तो कुछ कर पाएंगे, प्यार करो लेकिन दूर रहो। ठीक है, अब बात आई बेटा दूसरा था जो तीसरा लॉ कहता है, क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब शुद्ध हिंदी तो बोलेंगे तो दिक्कत होगा, इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इतना शुद्ध तो नहीं समझ पाओगे, चलो हम ऐसे ही बताते हैं। ये फॉलो होगा बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस। किससे फॉलो होगा,
डाई हाइब्रिड क्रॉस से मतलब जिसमें आप दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लोगे, डाई मतलब दो। अब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने क्या लिया था? मेंडल ने बेटा लिया था, पहला लिया था सीड कलर। क्या लिया था? सीड कलर। और दूसरा क्या लिया था? सीड शेप। पहला लिया था सीड कलर और दूसरा लिया था सीड शेप। जो सीड कलर था बेटा वो एक था येलो जो कि डोमिनेंट था, एक था येलो जो कि डोमिनेंट था और दूसरा था बेटा ग्रीन जो कि रेसेसिव था। दूसरा क्या था? ग्रीन जो कि रेसेसिव था। और सीड शेप में जो येलो सीड की बात कर रहा है डोमिनेंट, वैसे ही वो राउंड सीड थी, येलो राउंड सीड थी डोमिनेंट। और जो दूसरा था बेटा वो था ग्रीन लेकिन रिंकल्ड सीड थी। कैसी थी? रिंकल्ड सीड। ये था राउंड और ये था रिंकल्ड। ये था येलो और ये था ग्रीन। ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये रेसेसिव कैरेक्टर है। डोमिनेंट का क्रॉस रेसेसिव से कराया और उसने कुछ कैरेक्टर्स लेके आया और उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस को प्रूफ किया। अब देखो कैसे, इसी को मेन बात समझना है, ध्यान से देखना। हुआ ये कि उसने सबसे पहले क्या किया, येलो के लिए कैपिटल वाई और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, और राउंड के लिए कैपिटल आर और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर यूज किया। जीन हमेशा या एलील हमेशा पेयर में होते हैं, जब तक वो सेग्रीगेट ना हो तो पेयर में होंगे। तो कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर, स्मॉल वाई के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल आर होगा। अब देखो कैपिटल वाई और कैपिटल, चूंकि हम कहे ये पेरेंट जनरेशन है, कौन सी जनरेशन है? पेरेंट जनरेशन है। तो आप बनाओगे गैमिट और जब गैमिट बनाओगे तो वाई एक कैपिटल वाई के साथ एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई के साथ एक कैपिटल आर। इसमें भी एक स्मॉल वाई के साथ एक स्मॉल आर, एक स्मॉल वाई के साथ एक स्मॉल आर। हो गया इतना। डाई हाइब्रिड क्रॉस है, क्यों? क्योंकि इसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया। एक बार और देखना, कौन कौन सा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर? सीड कलर एंड सीड शेप। कैरेक्टर वह दुइये दो है लेकिन कॉन्ट्रास्ट है येलो एंड ग्रीन, राउंड एंड रिंकल। समझ गए? अगला पॉइंट ध्यान से सुनते जाओ। अब हुआ क्या, ये बन गए गैमिट्स। क्या बन गए? गैमिट्स। अब इन गैमिट्स का होगा क्रॉस, इसका क्रॉस इससे, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। फिर इसका क्रॉस इससे भी, तो कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। फिर इसका क्रॉस इससे भी, कैपिटल स्मॉल, फिर कैपिटल, फिर स्मॉल। फिर इसका इससे भी कैपिटल स्मॉल, फिर कैपिटल, फिर स्मॉल। समझ गए इस बात को? अब ध्यान दो, ये है F1 जनरेशन, पहली जनरेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होगा और लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होगा तो कैपिटल वाई है, मतलब ये क्या शो करेगा? येलो शो करेगा। और ये आर है तो ये क्या शो करेगा? राउंड शो करेगा, करेगा ना? अब एक बात बताओ, अगर येलो कलर शो कर रहा है तो ग्रीन का तो कैरेक्टर आएगा नहीं, क्योंकि क्या बोले थे हम कि वो एक साथ हैं। तो इस लखेरवा का कैरेक्टर शो होगा, इसका नहीं शो पाएगा। कहेगा भाई हम सेग्रीगेट जब तक नहीं होंगे तब तक हम अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसी चीज को बेटा लेके चलेंगे आगे, थोड़ा ध्यान देना। ये चारों के चारों येलो और राउंड हो जाएंगे। क्या होंगे? येलो और राउंड हो जाएंगे। बात समझ गए? दूसरा केस हमने क्या किया, इसका सेल्फ क्रॉस किया। क्या किया? सेल्फ क्रॉस किया। अब सेल्फ क्रॉस करोगे बेटा, क्या करोगे? सेल्फ क्रॉस करो, सेम वही है जैसा पहले पढ़े वैसा ही अब पढ़ रहे हो, कुछ नहीं है, बस दो कैरेक्टर है, ठीक है। ध्यान देना, सेल्फ क्रॉस करोगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस विद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब एक बात को ध्यान में रखना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? फ्री होंगे हम। क्यों? क्योंकि चार एलिल्स हैं यहां पे और चारों एलिल जब तक अलग नहीं होंगे तो अपना सही कैरेक्टर शो कैसे कर पाएंगे? तो कैपिटल वाई येलो को शो करना चाहता है, स्मॉल वाई अपना ग्रीन शो करना चाहता है, कैपिटल आर राउंड शो करना चाहता है, स्मॉल आर रिंकल्ड शो करना चाहता है। तो कहेगा एक बात करते हैं बेटा, आपस में बात कर लेते हैं, घर का मैटर है, सुलझा लेते हैं। एक काम करो ना, घर में रहो, अब बंटवारा कर लो। तो ये सब जब सेग्रीगेट हो जाएंगे
तो क्या होगा, या ऐसे कह लो जब सब के सब फ्री हो जाएंगे तो क्या होगा कि इंडिपेंडेंट होंगे, तब अगली जनरेशन में शॉर्ट करेंगे, मतलब अगली जनरेशन में आएंगे, जिससे हम सभी कैरेक्टर नया शो कर पाएंगे। ठीक है, तो कैपिटल वाई को अलग कीजिए, स्मॉल वाई को अलग कीजिए, कैपिटल आर अलग कीजिए, स्मॉल आर अलग कीजिए। ठीक है, इस कैपिटल वाई का क्रॉस इससे भी और इस कैपिटल वाई क्रॉस इससे भी, कैपिटल 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 स्मॉल, इसका इससे स्मॉल कैपिटल, इसका इससे स्मॉल स्मॉल। देख रहे हो 4 कैरेक्टर आ गया। 4 कैरेक्टर में पहला येलो राउंड भी आ गया, दूसरा येलो रिंकल भी आ गया, तीसरा ग्रीन और राउंड भी आ गया, और चौथा ग्रीन और रिंकल भी आ गया। 4 कैरेक्टर देखने मिला। हम तो दुइये को लेकर चले थे, येलो राउंड और ग्रीन और रिंकल, यही लेकर चले थे। अब क्या आ गया, 4 आ गया। जैसे इस अभी हमने तो इसके घर की बात सुलझाई है, बहरो तो मार करना है अभी, तो अभी घर का सुलझारा हो रहा है, सुलटारा हो रहा है। ये भी ऐसे ही करेगा अपने घर का सुलटारा, ये भी तो वही 4 कैरेक्टर बनाएगा। कौन कौन सा, क्योंकि सेम क्रॉस है तो बनाएगा कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल कैपिटल और स्मॉल स्मॉल बनाएगा ना। अभी सेल्फ क्रॉस नहीं हुआ है, अभी तो ये इंडिपेंडेंट हुए हैं। अब ये असॉल्ट होंगे अगली जनरेशन में, और कैसे, सेल्फ क्रॉस के थ्रू। अब एक बात बताइए, छोटा क्रॉस तो है नहीं, तो इसको आप सॉल्व तो कर नहीं पाओगे, तो उसका एक ही उपाय है, पॉनेट स्क्वायर यूज कर लो। पॉनेट स्क्वायर बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो करना क्या है, तुमको क्या करना है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर का क्रॉस इसी से कराना है। कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल कराना है ना, तो ऐसे तो कराते रह जाओगे। एक तरीका अपनाइए, क्रॉस करेंगे तो कौन सी जनरेशन आएगी, F2 आएगी। कौन सी आएगी, F2। सबसे पहला काम करो, पॉनेट स्क्वायर बना लो। कौन स्क्वायर बनाओगे, पॉनेट स्क्वायर। अब इस पॉनेट स्क्वायर में क्रॉस करना है, 4 कैरेक्टर हैं। 4 कैरेक्टर में कौन है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर। सेम वैसे 4 है, और जिसका क्रॉस तुमको करना है बेटा, और वो है कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर। इसी का क्रॉस इसी से तो करना है। अब देखो कैसे होगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, आराम से कर ले जाओगे। ध्यान दो, देख रहे हो एक कैपिटल है ना, हाइयो कैपिटल है, हाइयो कैपिटल है, हाइयो कैपिटल लिख दो, नहीं लिख दिए, कैपिटल 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 लिख दिए। अब इसका इससे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। हाई देखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। सेम वैसे ही भरो ये भी, कैपिटल वाई स्मॉल आर, सेम वैसे भरो इसको, कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर यहां पे आएगा कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल। देख के भरना, देखो जल्दी नहीं करना है। फिर कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, फिर कैपिटल स्मॉल, ठीक। फिर इसके बाद कैपिटल स्मॉल, फिर यहां पे स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, फिर यहां स्मॉल कैपिटल स्मॉल, यहां सभी स्मॉल होंगे, ठीक है। यहां पे देखो कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, और लास्ट में आया स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल। ये निकल गया F2 जनरेशन। करना कुछ नहीं है, करना ये है बेटा कि बस इसमें हमको ये बताना है फिनोटाइप। क्या निकालना है, फिनोटाइप। अब फिनोटाइप कैसे बनेगा, कुछ ना करो, कैपिटल अगर एक भी वाई है तो येलो होगा, और एक भी कैपिटल आर उसके साथ है तो राउंड होगा, यानी ये येलो एंड राउंड होगा। कैसा होगा ये, येलो राउंड। ये कैसा होगा, येलो और राउंड। ये कैसा होगा, येलो और राउंड। ये कैसा होगा, येलो राउंड। ये कैसा होगा, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड। होगा, एकदम होगा। देखो कैपिटल के साथ अगर स्मॉल आया है तो स्मॉल अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा क्योंकि वो रेसेसिव है, तो आएगा तुम्हारा 9। कैसे है 9, येलो है
और उसके साथ साथ राउंड है 9। फिर ये देखो येलो बट रिंकल्ड, येलो बट रिंकल्ड, येलो बट रिंकल्ड और येलो बट रिंकल्ड, 3 येलो रिंकल्ड है तो 3 येलो और रिंकल्ड हो गए। ग्रीन एंड राउंड, ग्रीन एंड राउंड, ग्रीन एंड राउंड, ये 3 ग्रीन एंड राउंड हुए तो 3 हो गए ग्रीन एंड राउंड और एक बेटा हुआ ग्रीन एंड रिंकल्ड। ये हो गया तुम्हारा फिनोटाइप डाई हाइब्रिड क्रॉस का। और इसमें तुम्हारा जीनोटाइप तो नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी बता देते हैं जीनोटाइप कुछ नहीं है, सबसे आसान काम है जीनोटाइप निकालना। एबीसीडी पढ़े हो ना कक्षा 1 में, तनी ध्यान दो। अगर एक जैसा लेटर तुमको मिलो तो उसकी गिनती कर लो। चारों कैपिटल कहीं है क्या? इसमें नहीं है ना, तो 1। 3 लेटर कैपिटल है इसमें है, देखो बाकी किसी में नहीं है। ये दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है? तो ये हो गया 2। फिर इसके जैसा देखो एक यहां पे है और एक यहां पे है कि नहीं है? तो ये हो गया 2। फिर ये देखो इसके जैसा 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब एक बात बताओ, इसके जैसा कोई है क्या इसमें? कहीं अकेला है तो 1, ठीक है। अब दूसरा ध्यान देना, ये समझना है रेशियो, ये 4 ऐसे हो गया, इसके जैसा हो गया, इसके जैसा हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके जैसा कोई है कि नहीं है। यहां दिख रहा है 2। फिर इसके बाद इस वाई आर जैसा कोई है क्या? नहीं, 1 है। फिर इसके जैसा कोई है क्या? 2 है। फिर इसके जैसा 1 है। टोटल जोड़ो 5 4 5 9 9 3 12 12 3 15 और 1 16, मतलब 16। इसी को कहते हैं हम लोग ओवरऑल जीनोटाइप। और जीनोटाइप फिनोटाइप निकल गया और इसी में तुम्हारा कौन सा लॉ फॉलो हुआ? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मतलब फ्री हो जाइए तब असॉर्ट हुई, अगली जनरेशन में आइए कि 4 कैरेक्टर लेके आएंगे। अलग हो गए तो नया होगा, जैसे हम करने वाले हैं, अलग हुए हैं नया करेंगे। अब ध्यान देना, इधर यहां पे ध्यान देना। तो ये समझ में आ गया, ये दोनों लॉ फॉलो हो गया, तीनों लॉ फॉलो हो गया और 2 क्रॉस फॉलो हो गया, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, ठीक है। अब इस बात को ध्यान से सुनो। एक है ब्लड ग्रुप वाला, एक क्या है? ब्लड ग्रुप वाला। इसको लास्ट बता देते हैं बेटा। सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत कुछ नहीं है, अभी वो भी बता देंगे। ब्लड ग्रुप सबको पता होना चाहिए, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है। कौन सी ब्लड ग्रुपिंग? एबीओ। लेकिन जीन के लेवल पे आई जीन है और इसके 3 एलील हैं, आई ए, आई बी और आई ओ। आप या तो लिखिए या स्मॉल आई लिखिए, दोनों बात एक ही है। ये वाला कैरेक्टर रिसेसिव होता है। कैसा होता है? ये रिसेसिव होता है, बाकी ये दोनों डोमिनेंट होते हैं। कैसे होते हैं? डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर हम आई ए के साथ आई ओ को लेके आए तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा, क्योंकि आई ओ वाला रिसेसिव है कि नहीं है? और दूसरा ए के साथ अगर ए वाला लेके आओगे तो ए ही होगा, लेकिन ए के साथ ओ वाला लेके आओगे तब भी ए ही होगा। अगर बी के साथ ओ लेके आओगे तो बी होगा, लेकिन अगर बी के साथ बीबी लेके आओगे तो बी ही होगा, ठीक है। और अगला पॉइंट ध्यान देना, अगला पॉइंट आईओ के साथ अगर आईओ लेके आओगे तो ओ ब्लड ग्रुप, क्योंकि ये रिसेसिव है और रिसेसिव अपने ही जैसे यानी आइडेंटिकल के प्रेजेंस में ही अपना कैरेक्टर शो करेगा। ये तो 5 हो गए। फिर क्वेश्चन आएगा कि अगर सर आई ए के साथ अगर बी आ जाए तो क्या होगा? ये तो कार्तिकेय सर बताइए नहीं किया। अरे बता रहे, 2 मिनट रुको। आई ए के साथ बी आ गया तो क्या होगा? ए बी ब्लड ग्रुप होगा, जो को डोमिनेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? को डोमिनेंट। को मतलब होता है 100, मतलब 7। ये और ये दोनों डोमिनेंट है। कई लोग ऐसे बताते हैं कि ए वाला इसके ऊपर डोमिनेंट है, बी वाला ऐसा नहीं है। ग्लोबिन चेन होती है, वो क्लास 12th में आप पढ़ोगे। ये अपना चेन बनाता है, ये अपना अल्फा और बीटा, और ये दोनों अपना कैरेक्टर शो करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अगर हम लोग मिस्टर एक्स, ध्यान से सुनना, मिस्टर एक्स है और मिसेज एक्स है, ठीक है। मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स। मिस्टर एक्स का ब्लड ग्रुप अगर हम मान लें, मिस्टर एक्स का ब्लड ग्रुप ए है,
तो आप दो ऑप्शन लेके चल सकते हो, या तो ये ले लो और या तो आप क्या कर सकते हो, ये ले सकते हो। दोनों केस 1 केस 2 करके दोनों लगा देना, ठीक है। और मिसेज एक्स का ब्लड ग्रुप ए बी है। क्या है? ए बी। तो ए बी के लिए तो एक ही ऑप्शन में बचता है। पूछेगा कि इसके पॉसिबल जीनोटाइप बताओ, जो उसके बच्चे जो होंगे उसका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो या तो ये लेके चलो या तो ये, या ऐसे कर लो केस 1 और केस 2, ठीक है। केस 1 आई ए और आई ओ का क्रॉस, उसकी पत्नी आई ए और बी रखी है, इसका क्रॉस कराओगे इससे, ठीक है, तो होगा तुम्हारा ए और ए ही ब्लड ग्रुप आएगा। ए का तुम बी से कराओगे तो ए बी ही ब्लड ग्रुप आएगा। ओ का ए से कराओगे तो ए डोमिनेंट है तो ए ही ब्लड ग्रुप आएगा, और ओ का बी से कराओगे तो बी ब्लड ग्रुप आएगा। यानी ओ ब्लड ग्रुप आने की कोई चांस नहीं है, बाकी पॉसिबिलिटी सबकी है। अब इसमें पूछ दिया कि कितना परसेंट, तो बताओगे 4 ऑफस्प्रिंग है, 50% चांस ए ब्लड ग्रुप का है, 25% चांस बी ब्लड ग्रुप का है और 25% चांस ए बी ब्लड ग्रुप का है। यहां ये टॉपिक हो गया खत्म। लास्ट टॉपिक है चैप्टर का बेटा, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। कौन सा है? सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे आसान है, ठीक है। इसमें क्या है, 2 तरह के क्रोमोसोम है हमारे पास, एक है एलोसोम और दूसरा है ऑटोसोम, है ना। अब सोचोगे कि ये एलोसोम क्या होता है, चलो दूसरा नाम बता देते हैं, आइडियोसोम। अब पूछोगे ये आइडियोसोम क्या होता है, चलो तीसरा नाम बता देते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। ये तो जान रहे हो। अब ध्यान से सुनो, ये जो है सेक्स क्रोमोसोम, ये एक्स और वाई दुइये को केस है, या तो एक्स या तो वाई, ठीक है। और अभी हम बोले ना एलील्स पेयर में होते हैं, जीन पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं, बस अलग होंगे तो अलग होंगे, अदरवाइज वो पेयर में होंगे। तो एक्स और एक्स अगर है तो वो हो गया कौन? गर्ल चाइल्ड। और अगर एक्स के साथ वाई है तो वो हो गया बॉय चाइल्ड। इतना क्लियर हो गया? मेल चाइल्ड। क्लियर? ऑटोसोम 22 पेयर सभी में पाए जाते हैं। ह्यूमन की बात कर रहे हैं, मेल हो चाहे फीमेल, यानी 22 प्लस एक्स वाई अगर पेयर है, मतलब ये 46 क्रोमोसोम, ये हो गया लड़का। और अगर 22 प्लस एक्स एक्स है तो ये 46, ये हो गई फीमेल। कोई दिक्कत? अब करना क्या है ये बताओ। एक्स वाला तो डिटरमाइन करेगा नहीं, जो अलग है वही डिटरमाइन करेगा। कौन? वाई। कौन करेगा? वाई। और क्यों करेगा? क्योंकि वाई के पास बहुत ज्यादा जीन नहीं होता है, होता है 231, 231 जीन रखता है, जिसमें से एक जीन ऐसा होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्राई जीन। पढ़ लेना कोनो बुक में मिल जाए तो, ठीक है। स्राई जीन कहते हैं। और ये स्राई जीन क्या होता है, देखो गोलिया के बता रहे हैं यहाँ पे, वहीं पे ले आ रहे। स्राई जीन क्या होता है? TDF को डिटरमाइन करता है, मतलब टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। टेस्टिस किसमें होता है, गर्ल्स में कि बॉयज में? बॉयज में। तो ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, तो जहां Y होगा वही सेक्स को डिटरमाइन करेगा। और 50-50% चांस होती है, सामने देख लो, XX का क्रॉस हमने करा दिया XY से, गैमिट बनाओगे XX और XY, ठीक है। याद रखना, मेल ही ऐसा तुम कह सकते हो ऑर्गेनिज्म है जो 2 तरह के स्पर्म बनाता है। एक को कहते हैं गाइनोस्पर्म, क्या कहते हैं? एक को गाइनोस्पर्म, और एक को कहते हैं बेटा एंड्रोस्पर्म। क्या कहते हैं? एक को एंड्रोस्पर्म, ठीक। अब इस x का क्रॉस x से करो तो XX, इस x का y से करो तो XY, इस x का x से करो तो XX, और x का y से करो तो XY। और ये XY, ये 2XY आ रहा है और 2XX आ रहा है, मतलब 100% में से 50% चांस है मेल चाइल्ड का और 50% चांस है गर्ल चाइल्ड का। तो यहां पे बेटा ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये टीम है, ठीक है, एक लोग नहीं है, इसमें टीम है। और इस टीम में जैसा कि कल हमको बुलाए थे राजेश सर, और आज मैं बुलाता हूं हमारे इंग्लिश के टीचर हैं, नाम तो आपको पता ही होगा, सर्वज्ञाता, जिनका नाम है पवन सर, पवन यदुवंशी सर। आइए सर, थोड़ा टी शर्ट इनका मैला हो गया है,
थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नहीं, मोटा वाला टी शर्ट पहनते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू कार्तिकेय सर आज ही इनवाइटेड मी। थोड़ा पानी पी लें। आई होप कि आप मेरे को बहुत अच्छे से जानते हो, नहीं जानते हो तो दिस इज पवन कुमार यदुवंशी एंड मैं हमारी टीम के साथ मिलते हैं केएसएस पे, केएसएस स्टडी पॉइंट, जहां पे केमिकल रिएक्शंस को जादुई तरीके से सॉल्व करते हुए मिलेंगे राजेश सर। बायोलॉजी के जो गुण अभी समझाए आपको वो समझाएंगे आपके हमेशा की तरह हमारे कार्तिकेय सर। कॉमर्स का लेखा जोखा रखेंगे वेद सर और इंग्लिश के शब्दों के साथ कहानियों को तोल मरोड़ के पेश करेंगे आपके बीच मैं पवन सर। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स और तो और कुशीनगर की बेस्ट फैकल्टी टीम के साथ हम सब मिलते हैं केएसएस पे। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन फ्रॉम 20 मार्च। 20 मार्च से मिलते हैं केएसएस पे। थैंक यू गाइस। ए भाई